डीए न्यूज प्लस पर चर्चा है और मैं शकील साजिद हाजिर हूं चर्चा लेकर। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आज बस्तर पंडुम में पहुंची और उनका स्वागत यहां के आदिवासी समाज ने सम्मान और उल्लास के साथ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आने पर उन्हें हमेशा घर जैसा लगता है। बस्तर की संस्कृति बेहद पुरानी प्यारी है। यहाँ के लोग पंडुम को बस उत्सव की तरह नहीं बल्कि बड़े खुशियों हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बस्तर की खूबसूरती और संस्कृति पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। राष्ट्रपति ने पिछले 4 दशकों से बस्तर में चल रहे नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अब बस्तर धीरे धीरे शांत हो रहा है, नक्सल मुक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले लोगों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे उनकी बातों में मत आइए। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि बस्तर में विकास का काम तेजी से हो रहा है। गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं, बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज का विकास करना, गरीबों का कल्याण करना है। बस्तर पंडुम में आज कई जनजातियों के नृत्य, लोकगीत, वेशभूषा और वाद्य यंत्र की सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं। राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी महिला है, इसलिए उनका बस्तर आना आदिवासी समाज के लिए बेहद खास और गर्व की अनुभूति है। स्थानीय लोग इसे सिर्फ राष्ट्रपति का दौरा नहीं बल्कि अपनी बेटी या बहन के घर आने जैसा महसूस करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति का बस्तर की माताओं और बहनों के प्रति विशेष अपनत्व इस दौरे को महत्वपूर्ण बनाता है। इस बार पंडुम में 54,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल ये संख्या कम थी। इस बार 12 अलग अलग विधाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि बस्तर की ढोकरा कला और लोक संस्कृति देश और विदेश में पहचान बना रही है। मंच पर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और कई मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त बस्तर दौरे पर हैं। उन्होंने नक्सलवाद की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा पंडुम सिर्फ एक महोत्सव नहीं, ये आदिवासी संस्कृति और परंपरा का जीवित मंच है। राष्ट्रपति का ये दौरा आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा और गौरव है। अब बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास और संस्कृति की राह चलेगा। जय जोहार, माँ दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इसीलिए माँ दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5,000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहाँ से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। राजधानी रायपुर के श्री राम बिजनेस पार्क में आयोजित राडा ऑटो एक्सपो 2026 में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेला रहा, जहां कुल 57,435 वाहनों की बिक्री हुई। पिछली बार की तुलना में इस बार 28,435 वाहन ज्यादा बिके। इस ऑटो एक्सपो में दोपहिया कार, बस, ट्रक, ऑटो और मालवाहक वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। आंकड़ों के मुताबिक एक्सपो में 34,881 दोपहिया वाहन, वहीं कारों की संख्या बिक्री में 16,502 रही। इसके अलावा बस, ट्रक, तिपहिया और छोटे बड़े मालवाहक समेत
6052 अन्य वाहन बिके। पेट्रोल से चलने वाले बाइक के साथ साथ ईवी दोपहिया वाहनों की अच्छी बिक्री हुई। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पसंद के वाहन खरीदे और नया रिकॉर्ड बनाया। राडा ऑटो एक्सपो 2026 में कुल 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार की संभावना है। इस बिक्री से राज्य सरकार के खाते में भी करोड़ों रुपए का राजस्व गया। इस बार शासन की ओर से यातायात सुरक्षा अंशदान का प्रावधान भी किया था, जिससे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हुई। इससे पहले 8वें राडा एक्सपो में 29,000 वाहनों की बिक्री हुई थी और सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए राजस्व मिला था। इस ऑटो एक्सपो के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आजीवन रोड टैक्स में 50% की छूट दी थी। इस फैसले का लोगों पर सीधा असर दिखा और बड़ी संख्या में ग्राहकों ने इसका स्वागत करते हुए वाहन खरीदे। राडा के पदाधिकारियों का कहना है कि इसी छूट की वजह से जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। रिकॉर्ड बिक्री के लिए राडा की टीम ने राज्य सरकार का आभार जताया। राडा के अध्यक्ष रविंद्र भसीन सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और परिवहन मंत्री केदार कश्यप को रोड टैक्स में छूट देने के लिए आभार प्रकट किया। उनका कहना है कि सरकार के सहयोग से ही ये आयोजन इतना सफल हो पाया। इस बार राडा ऑटो एक्सपो में पूरे छत्तीसगढ़ के ग्राहकों को खास सुविधा दी गई। पहली बार लोगों को अपने ही जिले में वाहन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिली। ग्राहक अपने नजदीकी डीलर से वाहन खरीदकर अपने गृह जिले का आरटीओ कोड ले सके। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिली और पूरे राज्य में बिक्री ज्यादा बढ़ी। बिलासपुर शहर के लिए बड़ी खुशखबरी। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को आखिरकार नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल गया। डीजीसीए ने 3C IFR लाइसेंस जारी कर दिया। इसके बाद अब यहां से खराब मौसम, बारिश और रात के वक्त भी फ्लाइट की लैंडिंग और उड़ान हो सकेगी। लोग काफी वक्त से इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे। इस लाइसेंस के मिलने के बाद फ्लाइट के टाइम में बदलाव होगा। अब सिर्फ सुबह और दोपहर ही नहीं बल्कि शाम और रात में भी फ्लाइट मिलने की उम्मीद है। समर शेड्यूल में नई टाइमिंग लागू हो सकती है। नाइट लैंडिंग से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो देर से सफर करना चाहते हैं। पहले यहां सिर्फ साफ मौसम में ही फ्लाइट उतर पाती थी क्योंकि एयरपोर्ट पर VFR सिस्टम था। अब IFR सिस्टम मिलने के बाद मशीनों की मदद से कम दिखाई देने पर भी विमान सुरक्षित उतर सकेंगे। बारिश और खराब मौसम में होने वाली दिक्कतें खत्म होंगी। फिलहाल बिलासपुर से सिर्फ एलायंस एयर की फ्लाइट चल रही है, लेकिन अब दूसरी बड़ी कंपनियों के आने की उम्मीद बढ़ी है। इंडिगो और अन्य एयरलाइंस पहले यहां सर्वे कर चुके हैं। 2021 से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट से सफर कर चुके हैं। साफ है कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीजीसीए ने लाइसेंस के साथ कुछ जरूरी शर्तें भी रखी है। एयरपोर्ट पर सही बिजली व्यवस्था, स्टाफ की उपलब्धता और उड़ानों के नियम का पालन जरूरी है। इन सब के पूरा होते ही नाइट ऑपरेशन पूरी तरह शुरू हो जाएगा। नाइट लैंडिंग सुविधा मिलने से बिलासपुर के विकास को रफ्तार मिलेगी। आगे चलकर ज्यादा शहरों के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों का सफर पहले से आसान होगा। देश में बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की तैयारी। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कैसे रखें। हाल के दिनों में विदेशों में बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन और आर्थिक सर्वेक्षण में आई सिफारिशों के बाद यह मामला सरकार के एजेंडे में ऊपर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बच्चों पर डिजिटल असर को लेकर चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन गाजियाबाद में सोशल मीडिया और ऑनलाइन कोरियन गेमिंग की लत के कारण सगी बहनों की आत्महत्या ने सरकार और नीति निर्माताओं पूरे देश को झकझोर दिया। इसी घटना को इस पूरे मामले में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में भी बच्चों और युवाओं की मानसिक सेहत पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के असर को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की पढ़ाई और उनके मेंटल स्टेटस पर बुरा असर पड़ रहा है। सर्वे में यह सुझाव है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने के लिए ठोस नीति होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र तय करने, आय सत्यापन, पेरेंटल कंट्रोल और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। IT सचिव S कृष्णन ने कहा कि बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को देखते सभी पक्षों से बातचीत हो रही है। सही वक्त पर फैसला होगा। सरकार यह भी समझ रही है कि सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं।
अगर कोई नीति लागू होती है तो उसे सही तरीके से लागू करने के लिए मजबूत तकनीकी सिस्टम जरूरी है ताकि उम्र की सही जांच हो सके और नियमों का पालन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि सोशल मीडिया का समाज पर क्या असर पड़ रहा है इसका आकलन जरूरी है। हजारों सालों में बने सामाजिक रिश्तों और भरोसे पर सोशल मीडिया के कुप्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि माता पिता, स्कूल और समाज को भी इस दिशा में भूमिका निभानी होगी। आर्थिक सर्वे में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के उत्पादकता घट रही है और किशोरों में तनाव, चिंता और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। एल्गोरिदम पर आधारित कंटेंट बच्चों को एक ही तरह की सोच में फंसाता है जो उनके मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। विदेशों की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले ही सख्त कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद है। ब्रिटेन में सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी है, जबकि स्पेन भी इसी तरह की तैयारी कर रहा है। भारत में गोवा और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस मुद्दे पर समितियां बनाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कानून का अध्ययन कर रही हैं। माता पिता की लगातार शिकायतों के बाद कदम उठाया गया है कि बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। आंकड़े भी हालात की गंभीरता बताते हैं। देश में 14 से 16 साल की उम्र के करीब 82% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं शहरों में 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 से 6 घंटे स्क्रीन पर। इसी वजहों से अब बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होती जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर। वे शनिवार शाम यानी कि आज 7 बजे रायपुर आएंगे। अमित शाह का ये दौरा ऐसे वक्त पर है जब 21 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन बेहद नजदीक है। समय सीमा का ऐलान खुद अमित शाह ने किया था। इसके बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद अमित शाह रात 8 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक होटल मेफेयर रायपुर में होगी, जिसमें राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशन की प्रगति और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर चर्चा होगा। अगले दिन सुबह 10:30 बजे अमित शाह लंबे वक्त से चल रहे नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक लेंगे। 21 मार्च की डेडलाइन से पहले की अंतिम रणनीतिक बैठक माना जा रहा है। इसी दिन शाम 4:30 बजे वे होटल मेफेयर में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को अमित शाह बस्तर जाएंगे। वे जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में सुबह 11:45 बजे शामिल होंगे। इससे पहले भी वे पंडुम महोत्सव में शिरकत कर चुके हैं। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों में है। रायपुर और बस्तर दोनों जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस दौरे के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन और तेज होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अमित शाह का ये दौरा सिर्फ नियमित समीक्षा नहीं बल्कि नक्सलवाद को खत्म करने की समय सीमा से पहले आखिरी रणनीतिक बैठक है। इसका असर आने वाले महीनों में जमीन पर साफ दिखाई देगा। आप देख रहे थे चर्चा है कार्यक्रम। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।